गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुलवा में। दोस्तों, ये हमारी 10वीं वीडियो है हिंदी माध्यम में मेंस जनरल आंसर राइटिंग को लेकर के। ऑलरेडी मैंने 9 वीडियो डिस्कस करके अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैंने लिया है 1857 के बाद जो भारत की जो संवैधानिक विकास थी ना, उसकी बात करनी थी आपको, आज मैं करूँगा। और साथ में 30 अप्रैल का जो टॉपिक था वो था कि ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक एवं जो सैन्य नीतियां हैं उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और एक मैंने क्वेश्चंस दिया था जिसके सॉल्यूशंस मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके सिनॉप्सिस को भी बताऊंगा और एक सिनॉप्सिस आंसर भी बताऊंगा कि इस आंसर को आपको लिखना कैसे था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टॉपिक तो 30 अप्रैल का है और दूसरा टॉपिक कवर करना था 1 मई को, तो फिर आज 5 मई है, तो इतना गैप क्यों? देखिए, गैप देने का कारण ये है कि ये दोनों टॉपिक आप देखोगे ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 2-4 टॉपिक नहीं है इसके अंदर, तो जो आपको पढ़ना था तो इसीलिए मैंने इसमें गैप दिया है आपको। और आज ये वीडियो लास्ट होगी इस सेशन का। और इसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 14 अप्रैल 2020 को मैंने ये टॉपिक शुरू किया था भारत में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के, उसी तरह से एक दिन के बाद फिर मैं एक प्लान आपको दूंगा जिसमें 10 से 12 टॉपिक होगा। ज़्यादा पूरे 6 महीने और 3 महीने का प्लान नहीं होगा, 10 दिन का प्लान होगा। 10 दिन के प्लान में हम आपको बताएंगे कि अगले 10 दिन में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम किस चीज़ पे आपको क्वेश्चंस देंगे, उसके आंसर्स आपको लिख करके टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हो, या हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप ये आंसर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्वेश्चंस क्या दिया था 30 अप्रैल को। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल को मैंने क्वेश्चंस आपके साथ दिया था कि अंग्रेज जो शासक थे उनके द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर, देख रहे होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे, उन अधिनियमों के विनियमों पर चर्चा करना था, उनके प्रमुख जो प्रोविजंस थे, ठीक है, उनके चर्चा करनी थी आपको 250 शब्दों में। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को जब आप डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब देखोगे कि प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें आप देखते हैं कि किस तरह से 1799 में 1799 में आप देखोगे प्रेस पर नियंत्रण अधिनियम होता है। फिर भारतीय प्रेस पर पुनः प्रतिबंध 1823 की स्थिति देख लो आप। फिर लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835। फिर आपको दिख रहा होगा लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। अब पंजीकरण अधिनियम 1867। तो जब आप बिपिन चंद्रा की बुक से पढ़ो या आप राजीव वही जी की बुक से पढ़ो, तो आप वहाँ पे देखोगे कि इस तरह से टॉपिक आपको कवर करनी है, ठीक है। दूसरे साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे इसमें आपको दिख रहेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898। फिर समाचार पत्र अधिनियम दिख रहा होगा आपको 1908। फिर उसके बाद दिख रहा होगा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। उसके बाद दिख रहा होगा भारतीय प्रेस संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1831। तो इन सब को आपको पढ़ना है। आप यहाँ से प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ये देख लेना कि इन प्रोविजंस कैसे हैं, आपने देखा भी होगा, बुक्स में आपको कंटेंट मिले भी होंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब जो क्वेश्चन यह था कि जो अंग्रेज शासकों द्वारा जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के जो अधिनियम लाए गए थे उसके प्रोविजंस को आपको विवेचना करनी थी, आपको उसकी चर्चा करनी थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे लिखना था, तो एक मैं वर्बली आपको बता दूं और फिर मैं आपको रिटन में भी बताऊंगा कि कैसे इसको थोड़ा सा शुरू करते। देखो, आप देखते हो क्या कि 1799 में आप देखते हो ना कि फ्रांसीसी जब आक्रमण के भय से क्या होता है, जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने समाचार पत्रों का अधिनियम लागू करता है 1799 में, जिसके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र है ना, उसके पत्र के साथ संपादक का, जो उसका पब्लिशर है, संपादक का भी नाम और उसका जो स्वामित्व है, जिसका जो ऑनर है उस न्यूज़पेपर का, उसका भी नाम छापना पड़ता था। और आपको यह ध्यान में होगा कि कैसे सरकार के समक्ष पेश किया जाना भी अनिवार्य था। मतलब आपको कोई न्यूज़ डालनी है तो आपको गवर्नमेंट के पास भी देना होगा। लेकिन आप देखते हो कि जो लॉर्ड वेलिंगटन होता है वो काफ़ी कहा जाता है कि वो प्रगतिशील विचारों का था, ठीक है। उसने अपनी प्रगतिशील विचार करता है कि इसमें कुछ छूट देता है। लेकिन देखोगे आप क्या कि जो जनहित है ना, जनहित को उद्देशित करने वाले विषय पर वो रोक लगा ही रहता है। मतलब जनहित को जो उद्देलित कर दे, जनहित के बात जो करे ना, उसको लेकर के वो रोक लगाता है। 1823 में आपको क्या दिखता है कि जब जॉन एडम्स, ध्यान में होगा कि 1823 में 1823 में आप देखोगे कि जॉन एडम ने क्या किया, बिना सरकार से लाइसेंस लिए जो प्रकाशन करते थे उन पर रोक लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप देखोगे आप कि जो एक पेपर था मिरातुल अखबार, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
और जो समाचार पत्र में देखोगे, इस समाचार पत्रों से भी प्रतिबंध हटाने के लिए लॉर्ड बेंटिक द्वारा भी प्रयास किया जाता है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मेटकाफ को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस क्या करना है। ये तो मैंने भरवली आपको बता दी कि ये चीज़ें बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रहा था, किस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता पे बात होती है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक परफॉर्मा आपके लिए तैयार किया था, लेकिन ध्यान रखना ये एक मॉडल उत्तर नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके आंसर के अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, या आपने जो आंसर लिखे थे या जो मुझे आपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था आंसर, उसमें भी मैंने बहुत सारे बच्चों को फीडबैक भी दिया है, तो वहाँ पे भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि किस तरह से शुरू करना था। जैसे देखो, मैंने इस क्वेश्चंस में 3 पार्ट में इसको बांटा था। पहला था कि इंट्रोडक्शन पार्ट, जो भूमिका वाली पार्ट स्टार्ट करनी थी, दूसरा था बॉडी पार्ट को लेकर के, और तीसरा था कंक्लूजन पार्ट को। अभी कंक्लूजन पार्ट अलग से एग्जाम पेपर में मत लिखना, कहीं बॉडी पार्ट मत लिखना, कहीं इंट्रोडक्शन मत लिखना, जस्ट इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। मैंने इसमें बोला था कि इसमें आप पॉइंट में भी आंसर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने, आप देखोगे कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था भूमिका में, मैंने क्या लिखा कि जैसे राष्ट्रीय भावना के उदय में देखोगे कि उसके राष्ट्रीय भावना के उदय या विकास की बात करूँ, उसमें प्रेस ने एक ना निश्चित रूप से कह सकते हो तुम कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखते हो कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक स्तर पर इसकी भूमिका सराहनीय रही है। इसलिए देखोगे कि ब्रिटिश सरकार के वास्तविक उद्देश्य को, उसकी दोहरी चालों को, उसके द्वारा भारतीयों के शोषण को जनता के समक्ष रखने में का माध्यम प्रेस ही बनता है। तो इस तरह से आप इसका इंट्रो स्टार्ट करो, तो सोचो कितना अच्छा लग रहा है कि आपने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि भाई हम आंसर में क्या देने वाले हैं। एक तो आपने बताया कि प्रेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर आपने देखा कि क्यों अंग्रेज उस पर बोलते हैं ना कि सर क्या उसको बोलोगे कि अंकुश लगाने के लिए मतलब किस तरह के प्रोविज़न लाने की उनकी जो आवश्यकता पड़ी, उसका कारण आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही आपने दे दिया कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर लेवल पे प्रेस ने अपना एक भूमिका अदा की है, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया था अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी पोल पट्टी यहाँ पे खोली जा रही थी। दूसरा कि जब आप देखते हो बॉडी पार्ट में जस्ट पैराग्राफ चेंज कर दो और यहाँ पे लिखोगे, जैसे 1870 में बात करोगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में देखोगे धारा 124A को जोड़ा, जिसके तहत क्या कहा उसने कहा कि राजद्रोही को आजीवन निर्वासन या जुर्माना की सजा देने का प्रावधान। जो राजद्रोह मतलब यदि सरकार के खिलाफ यदि न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, और जिसके लिए उनको आजीवन निर्वासन मतलब आजीवन उनको बाहर कर दिया जाएगा, जिला बदर कर दिया जाए, और उन पर जुर्माना भी लिया जा सकता था उससे। 1878 में 1878 में देखोगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, लोगों लागू किया जाए। और यह एक्ट क्या था आपको पता है ना कि जो भाषाई अखबार थे, जो बोलते हैं लोकल डायलेक्ट में, हिंदी में, बंगाली में लिखे जाते थे, तो ऐसे भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने लगाया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को उनकी ओर से प्रेस की तरफ से उनको खतरा महसूस होने लगा। और ध्यान रखना कि जो अब इंग्लिश की यदि मैं बात करूँ तो इंग्लिश में तो पूरे 1878 की समय की बात हो रही है, 2020 की बात नहीं हो रही है। 1878 में आप देखते खुद सोचो कि कितने लोग शिक्षित थे। आर यू गेटिंग पॉइंट? बहुत लोग तो शिक्षित थे नहीं, और जो शिक्षित थे बेचारे उसमें अंग्रेजी कितने को आ रही, ये भी एक सोचने वाली बात थी। तो यदि आप उसकी भाषा में न्यूज़पेपर निकलेगा तो उस मास लेवल पे लोग क्या होंगे कि उस न्यूज़ से अवेयर होंगे, और इससे अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं इनको खतरा महसूस होने लगा, तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाता है, और इसके तहत वो जो भाषाई अखबार होते हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। इसके तहत आप देखोगे कि जो राजद्रोहात्मक सामग्री छापता है, मतलब अंग्रेजी शासक के विरुद्ध यदि कोई बात लिखता है तो उसको कहता है कि राजद्रोह का मामला लग चलेगा। उससे क्या होगा कि उसके अखबार भी, उसका प्रेस भी, या जो छपाई में जो युक्त होने वाले जो सामान थे उसको भी वो जब्त कर लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने लगाई। फिर देखते हो आप क्या कि 1908 के आसपास एक द न्यूज़पेपर एक्ट लेकर के आता है, जिसके तहत वो क्या करता है, बहुत सारे अखबारों पर संपादकों के खिलाफ मुकदमा चलाता है। और एक तरह से कह सकते हो आप कि जो प्रेस की आज़ादी थी ना, उसको पूरी तरह से इसने नष्ट करने की कोशिश की। फिर आप देखते हो कि 1910 में कैसे इंडियन प्रेस एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो समाचार पत्र होते हैं, जिसके प्रकाशक होते हैं, उनसे कहा गया कि आपको कम से कम 500 रुपये या अधिक से अधिक 2000 रुपये का पंजीकरण जमानत लेने होंगे। स्थानीय सरकार को वह यह अधिकार दे दिया, और यदि आपने इसका वायलेशन किया तो ये पैसा भी आपका जब्त हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते थे। और लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन का पार्ट दिया था उसमें ये कह सकते हो कि जैसे सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप से आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में समाचार पत्रों के अमूल्य योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इन पत्रों ने संपादकों एवं आम जनता के बीच में भावनात्मक एकता, सहानुभूति का संबंध कायम हो चुका था। और यह कहना गलत न होगा कि जनमत का निर्माण एवं विकास भारतीय भाषाई पत्रों की स्थापना एवं विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो एक अच्छा सा आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा आपको उसका इंट्रो तो आपको अच्छा देना ही होगा, ताकि आपको पता चल सके सामने वाले को पढ़ने से कि आपने आगे क्या डिस्कस किया है। इंट्रो का मतलब यही होता है कि आपने आगे क्या लिखोगे वो आपका इंट्रो में पता चल रहा है। अब हम यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं कि पुर्तगीज लेकर के आए, फ्रांसीसी लेकर के आए, ऐसे हुआ, वो कहानी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ जो अंकुश लगाने की कोशिश की गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर, उसकी विवेचना, उसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी थी। और 250 शब्दों में मैंने इसीलिए क्वेश्चंस को दिया था कि आर यू ओपन फॉर राइटिंग, आप ओपन हैं कुछ भी लिखने के लिए, लेकिन वही चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी थी। तो ये टॉपिक था जो मैंने 30 अप्रैल का ये क्वेश्चन था। 30 अप्रैल का जो टॉपिक था हमारा ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक एवं सैन्य नीतियाँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है किसी प्रेस को लेकर के ही बन सकता था। यहाँ पे आप ब्रिटिश जो रियासतें थी, भारतीय रियासतें थी, उनको लेकर के भी न्यूज़ थी, क्वेश्चन बन सकता था। तो इस तरह से तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेरा काम था कि मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूँ कि कैसे इस टॉपिक को आपको पढ़ना था। ठीक है, अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है 1857 के बाद भारत का जो संवैधानिक विकास है ना, उसको लेकर के इस पेपर को डिकोड करना था। अब देखो इस पेपर को डिकोड करने से पहले मैं एक बात आपको ध्यान दिला दूं, मैंने 1857 की बात किया है, मैंने 1773 की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे देखो टॉपिक ही लिखा हुआ 1857 के बाद, मतलब जो रिवॉल्ट होती है, स्वतंत्रता संग्राम, जिस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 1857 के विद्रोह जो होती है, उसके बाद किस तरह से भारत में संवैधानिक विकास की रूपरेखा तैयार होती है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे डिटेल करनी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात यहाँ समझ में आपको आ रही है कि आपको 1857 के बाद की संवैधानिक विकास की बात करना है। तो जब हम 1857 के बाद की बात करेंगे तो देखो 1858 का आपको देखना होगा, भारत का शासन अधिनियम देखना पड़ेगा ना आपको, 1857 का। फिर आ जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर आप देखोगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 का देखोगे मार्ले-मिंटो सुधार। फिर आपको 1919 का देखेगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को आप देखोगे। फिर उसके बाद 1935 का भारत परिषद अधिनियम किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको आप देखोगे। तो इस तरह से यदि आप 1857 के बाद की बात करोगे ना, तो जो भी संवैधानिक विकास की पढ़ने की आपको बात होगी, तो आपको इस टॉपिक को कवर करना है। अब सवाल ये उठता है कि इस टॉपिक को हम कहाँ से करें। देखो प्रीवियस टॉपिक की ही तरह इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है राजीव अहीर की बुक जो स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे टॉपिक आप देखोगे। दूसरा, जिनके पास बिपिन चंद्रा की बुक है, ठीक है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसको आप यहाँ से देखोगे, वहाँ भी आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा, वहाँ भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। या आप एक काम और कर सकते हो, मान लो आपके पास बिपिन चंद्रा की नहीं है तो 12th की NCERT होगा, पुरानी वाली, नई वाली की बात नहीं कर रहा मैं, पुरानी वाली NCERT आप उठा के देख लो जो बिपिन चंद्रा की ही आती है, तो उस 12th वाली NCERT में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये कर दूं कि देखो जब ये संवैधानिक विकास पढ़ोगे 1857 के बाद, तो यहाँ पे ना कुछ कोर क्वेश्चंस उठाना अपने आप से कुछ कोर क्वेश्चन पूछो। कोर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप देखोगे कि 1857 के बाद जो विद्रोह होता है, 1858 में जो लाया जाता है भारत का शासन अधिनियम, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद देखोगे कि अंग्रेजों को अपने शासन संबंधी जो उनकी नीतियां थी ना, उनका मूल्यांकन करना पड़ा उनको, क्योंकि इस मूल्यांकन के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े नीतिगत परिवर्तन करते हैं, जिसमें से जिसका प्रभाव आपको 1857 के भारत शासन अधिनियम में भी दिखने के लिए मिलता है। जैसे आपको दिखेगा कि प्रशासनिक एवं जो सैन्य संगठन थे उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किए गए,
और उन्हें ब्रिटिश सत्ता के ज़्यादा अनुकूल बनाया गया। ठीक है। दूसरा आप देखोगे कि इंग्लैंड के जो प्रमुख राज्य मंत्री को देखोगे कि भारत का सचिव बनाकर उसके साथ उसको 15 सदस्यीय भारतीय परिषद के सहयोग देने के लिए दे देता है और भारत शासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। वहीं आप देखोगे कि जो नियंत्रण मंडल था, निदेशक मंडल था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल जो होते थे, गवर्नरों की जो नियुक्ति होती थी, उसका अधिकार क्राउन के हाथों में चला जाता है, इंग्लैंड के राजा के हाथों में चला जाता है। भारत में जो देखोगे कि संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल के पास आ जाती हैं और वो वायसराय कहलाने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? यही सब पढ़ा होगा ना आपने, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप 1800 जब आप बिपिन चंद्रा की बुक हो या राजीव अहिर की बुक हो, आप स्पेक्ट्रम उठा के देखना, यही सब बातें आपको वहाँ भी पढ़ोगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से क्या होता है कि 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1700 इस अधिनियम के लागू से देखो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, उसके द्वारा जो स्थापित द्वैध शासन थी, ठीक है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। 1800 पिट्स इंडिया एक्ट था, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो द्वैध शासन की बात किया गया था ना, उसको भी समाप्त कर देता है 1858 में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है 1857 के बाद का। तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें भी देखोगे संवैधानिक इवोल्यूशन की जो बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की जो बात करता है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टॉपिक पे कवर करना है 1857 के बाद का। तो इस तरह से आप देखोगे देसी राजाओं के प्रति भी देखोगे कि किस तरह की उनकी नीति बदलती है। जो डलहौजी की जो हड़प की नीति थी वो भी निष्प्रभावी कर देते हैं, लोग हटा देते हैं। तो इस तरह से आपको 1858 का जो अधिनियम लेकर के आते हैं, भाषा शासन अधिनियम, उसके अंतर्गत दिखता है। वहीं पे आप जब देखते हो 1861 की मैं बात करूँ, 1861 की मैं बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1861 में जो है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन स्थापित हो जाता है 1858 में। लेकिन भारत का जो आंतरिक शासन व्यवस्था होती है ना, ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, कह रहा हूँ कि जो भारत की जो आंतरिक शासन व्यवस्था होती है लगभग उसी प्रकार का होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। साथ ही आप देखोगे कि केंद्रीय विधान परिषद में भी अनेक प्रकार के कमियां थी। ठीक है। उसका संगठन न हो, ठीक है, संगठन आप देखते हो ना कि उसका संगठन न हो जो संतोषजनक था, और न ही उसकी शक्तियां निश्चित थी, और सभी महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी वो केंद्रीय विधान परिषद के लिए रखी जाती थी। ब्रिटिश सरकार और देखोगे कि गवर्नर जनरल के बीच हमेशा जो है ना एक लेटर का आदान प्रदान, पत्र व्यवहार भी बढ़ जाता है। और इन्हीं सभी कारणों से आप देखते हो कि 1861 में भारतीय विधान परिषद अधिनियम बनाया गया। और इसके प्रावधान में क्या थे? तो प्रावधान में आप देखते हो कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, जो परिषद थी, उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। लॉर्ड कैनिंग जो था, इसने इस अधिनियम के तहत कार्य प्रणाली में सुविधा के लिए देखोगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना कि जब तुम टॉपिक कवर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि क्यों लाया गया। यदि मैं 1858 की शासन अधिनियम पे मैं बात करूं तो मैं पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या जरूरत थी 1858 का अधिनियम लाने का। क्या 1858 का अधिनियम क्या वो काम चलाने के लिए नहीं था जो 1861 का अधिनियम लाया? क्या 1861 का अधिनियम सफिशिएंट नहीं था कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया? तो इस तरह से आप सोचोगे ना, तब आपको एक बैकग्राउंड दिमाग में समझ में आएगा कि भाई क्या कमियां थी, तो क्यों ये कानून लेकर के आए, ये अधिनियम लेकर के क्यों आए, तभी आप इस पेपर को डिकोड कर पाओगे। फिर आप 1892 के परिषद अधिनियम को देख लो। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या होता है? जो ब्रिटिश सरकार होती है उसके द्वारा ये लाया गया पहला संवैधानिक सुधार का प्रयास था ना। इसके अंतर्गत क्या थे? जैसे इसने कहा कि अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के जो विधान परिषद होंगे या प्रांतीय गवर्नर के जो परिषद होंगे, उसमें गैर सरकारी जो सदस्य होंगे उसकी संख्या में वृद्धि कर दी गई। ठीक है। उसके बाद देखोगे कि सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करना तथा प्रश्नों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिला। इस तरह से फिर देखोगे कि किस तरह इस अधिनियम ने वित्तीय केंद्रीकरण पर जोर दिया। आप देखते हैं कि जो परिषद के जो अतिरिक्त सदस्य थे उसमें भी 2/5 जो सदस्य थे वो गैर सरकारी होने थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैसे इन्होंने एक तरह से भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश की और अपना शासन कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो इस तरह से 1857 के बाद का जो संवैधानिक विकास था उसको आपको ऐसे डिकोड करके पढ़ो। ऐसे डिकोड करके पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो ध्यान में रखना कि 1857 के विद्रोह को लेकर के 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है उसको लेकर के आप देखो कैसे उन्होंने पृथक और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आई समझ में? तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आगे ये टॉपिक अब फिनिश्ड है, अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो अगली जो टॉपिक में हम आपको डिसाइड करेंगे वहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस आपको दे देंगे। तो आपको करना क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमने समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन 14 अप्रैल को जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उससे लेकर के आप जिसमें टॉपिक देख रहे होंगे कि समाज एवं धर्म सुधार, भारत में नए वर्ग का उदय, 1857 का विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, रजवाड़ों का जनता विद्रोह, ठीक है, किसानों का, वामपंथ का लेकर के हिस्ट्री, भारत का आर्थिक इतिहास को लेकर के, और समाज ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक और सैन्य नीतियों को लेकर के, और लास्ट था 1857 के बाद भारत की संवैधानिक विकास को लेकर के। देखो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया खत्म नहीं होती है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, 25% भी पार्ट अभी कवर नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 10% पार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दिया, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको टॉपिक बताए और मैंने आपको रिसोर्स भी बताया कि कहाँ से पढ़ना है। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे जो हम टॉपिक देंगे जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, 2-3 चीज़ें हम कवर करेंगे, जिसमें पहला कवर हो, पहला तो मैंने अभी मॉडर्न इंडिया लेकर चला, अभी मॉडर्न इंडिया को लेकर के चलेंगे, या मैं आगे प्लान आपको बता दूंगा। इसमें हम आपको हिस्ट्री भी लेकर चलेंगे, हम इसमें आपको पॉलिटी भी लेकर के चलेंगे, हम इसमें इकोनॉमिक का सेक्शन लेकर के चलेंगे। सब मेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट होगा, प्लस पीटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी हम बताते चलेंगे कि कौन से पॉइंट आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सोसाइटी की बात भी करोगे, सोसाइटी की बात कर लो, गवर्नेंस की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि एथिक्स का जो सेक्शन है, जो मैंने बोला था कि मैं इसको आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से टॉपिक चलेगा और क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मेट पे पढ़ना है, चाहे प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लेंगे फिर पूरा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही स्टार्ट करो, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से टॉपिक को लिखने की कोशिश कीजिए, और आप मुझे क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ सबको फीडबैक देने की, और मैं देता भी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो रही हमारी आज की आपके सामने, और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए, और जो बच्चे हिंदी माध्यम में यूपीएससी का हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जैसे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, जहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, और आगे भी हम इसको और भी इन्हेंस कर रहे हैं, काफ़ी टॉपिक को कवर करेंगे, डायमेंशन को कवर करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप इन बच्चों को शेयर कीजिए, जो नए बच्चे हैं उनको दोस्तों को बताइए, और आप लोग अपना एक ग्रुप फॉर्मेट फॉर्म कर लो और अपने में ही आंसर लिखो, और फिर उसके बाद जो लगता है उस आंसर को आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर करेंगे, जहाँ मैं उसको इवैल्यूएट करके आपको इसका आंसर भी दूंगा। और साथ में ध्यान रखना, आप अपने जो आंसर लिख रहे हैं वहाँ जो और बच्चे आंसर लिख रहे हैं, उन बच्चों के आंसर पढ़ने से भी आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, उन बच्चों ने क्या लिखा है, या उन बच्चों ने क्या नहीं लिखा है जो आपने लिखा है। तो इस तरह का एक आपको हेल्दी कंपटीशन भी वहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए अंधेरे में आप कमरे में बंद होकर आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन रियलिटी में आप देखेंगे कि कंपटीशन कहाँ है, उस चीज़ को भी आंकना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपको ये भी तो पता हो जाए आपका कंपटीशन किससे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और ये मेरी 10वीं वीडियो है जो मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ, आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो चलिए मैं इसको रिकैप कर लेते हैं, आज मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज की जो टॉपिक थी 30 अप्रैल को क्वेश्चंस को लेकर के मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके आंसर सिनॉप्सिस की बात की, और मैंने ये भी बताया कि प्रेस पर जो लगाए गए प्रतिबंध थे उसको कैसे आपको डिस्कस करना था, कौन कौन टॉपिक को इसमें पढ़ना था। साथ में उसको एक मैंने मॉडल आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश किया था एज ए सिनॉप्सिस। इसको आप मॉडल उत्तर मत माना कि एकदम सही उत्तर है, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, या आप अपने जो लिख करके मुझे भेजा या आपने जो आंसर लिख सकते हैं उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट आइडिया पिक कर सकते हो, तो आप अपने प्रोग्राम में आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें होगी आगे मैं यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करता रहूँगा, तो इसलिए आप जो भी फ्रेंड्स हैं उस चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। और मेरी जो रहती है कि हर 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वो वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज हम आपसे नहीं कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। और मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।